बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए हैं। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए हैं। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज फादर्स डे है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुबह सवेरे से सबने अपने अपने पिताजी को हग किया होगा, बहुत सारी शुभकामनाएं दी होगी और बहुत सारी गिफ्ट्स भी दी होगी। ऐसा माहौल हर एक घर में आज है। हमारे स्टूडियो में भी ऐसा ही कुछ माहौल हमने क्रिएट किया है। कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया है माँ ने तो जानेगा जिसे जग, वो पहचान है पिता। माँ अगर पैरों पे चलना सिखाती है तो पैरों पे खड़े होना पिता सिखाते हैं। हम सब जानते हैं पिताजी की भूमिका हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा अहमियत रखती है, मगर उसके बावजूद जब कभी ठोकर लग जाए, जब कभी कुछ भी दर्द दुख कैसे भी हालात हो, माँ पहले याद आती हैं, पिताजी बाद में याद आते हैं। ये बात पिताजी बहुत अच्छे से जानते हुए भी कभी नहीं कहते कि मेरा बच्चा मेरा नाम क्यों नहीं लेता पहले। ये है पिता, हमेशा हर हाल में खुश खुद और हर हाल में अपनों को खुश रखना, ये कोई पिताजी से सीखे। पिताजी की भूमिका के बारे में बहुत कम लिखा गया है। जब से ये फादर्स डे मनाने की जो एक सिलसिला शुरू हुआ, तब से कहीं ना कहीं कुछ जगह पर फादर को याद किया जाता है, पिताजी को याद किया जाता है। और उसी कड़ी में आज हम ऐसे फादर्स को हमने स्टूडियो में बुलाया है। दीपक भाई गौर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रिलायंस में काम करते हैं। उनके बेटे अंकुर गौर, वैसे वडोदरा शहर उनको जानता ही होगा। द टुलिप टच इवेंट मैनेजमेंट कंपनी अंकुर ने शुरू की और बहुत बड़ा योगदान पिताजी का रहा। उनकी दो बेटियां भी हैं, एक चन्ना और दूसरी का नाम प्रियंका। चन्ना जो है वो सिंगर और डांसर है ना। पिताजी की भूमिका, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दूसरे हमारे साथ जुड़े हैं पिताजी, वो है संजय करमबेलकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बतौर इंजीनियर उन्होंने सेवाएं दी, जीईबी में रिटायर हुए हैं, कई समय हो गया। गुजरात से सबसे पहले केबीसी में जिनका सिलेक्शन हुआ था 2000 की साल में, संजय सर का, उनकी बेटी साइकेट्रिस्ट है, मुंबई में वो काम करती हैं। उनका बेटा रणजी खेला है। तीसरे जो हमारे साथ में पिताजी जुड़े हैं वो हैं सतीश चंद्र अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सतीश चंद्र अग्रवाल का इंटरव्यू कुछ दिन पहले आपने देखा होगा। उनके बेटे ने 12th में 95.12% पाए और उनकी ख्वाहिश थी कि बेटा अगर इतना अच्छा परसेंटेज से पास होता है तो वीएनएम में उसका इंटरव्यू आएगा। ये उनकी ख्वाहिश थी और उनके बेटे ने वो ख्वाहिश पूरी की और उनका इंटरव्यू वीएनएम पर आया और वो बहुत खुशी खुशी बहुत सारी बातें बताने लगे।
उन्होंने सपना देखा है, बेटे ने उनका सपना पूरा किया कि वो 90 से ज़्यादा परसेंटेज लाए। अब उन्होंने सपना देखा है बेटे को सीए बनाने का। ये सारी बातें जो हैं वो उनके सपने की हैं। बेटे ने सपना उनका पूरा किया, वो अब बेटे का बेटे के लिए सपना देखते हैं, बेटा अब पूरा करेगा। इस बीच एक बहुत बड़ी जो बात है वो ये है कि पिता की जेब कितनी भी कैसी भी हालात में हो, खाली हो, मगर पिता कभी किसी बात को लेकर मना नहीं करता। सतीश चंद्र अग्रवाल जी गोत्री में एक छोटी सी लारी चलाते हैं जहाँ पर वो चप्पल बेचते हैं, और इस काम के साथ साथ में बच्चों के लिए इतने बड़े बड़े सपने देखते हैं। तो आज ऐसे पिताजी से हम बात करने वाले हैं, और साथ साथ में म्यूज़िक, इस वार्तालाप में म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट और ख़ासकर पिताजी के ऊपर जो बने गाने हमें सुनाएंगे। मोक्षित शाह हमारे साथ जुड़े हैं। वडोदरा शहर की परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी से मोक्षित पढ़े हैं और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के धनी हैं। आज हम उनको सुनेंगे, मगर उनके बारे में मैंने सुन लिया है कि वो बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने जिक्र किया कि बेटियों को आपने जिस तरह आगे बढ़ाया है। मैं आपके पिताजी के रोल के बारे में जानना चाहूँगी कि आपके पिताजी ने किस तरह आपको बड़ा किया, पाला पोसा, उनकी क्या भूमिका थी? ऐसे तो देखने जाए तो हम लोग गांव में रहते थे जी। वो साबरकाठा जिला जी। और उसमें मोड़ासा तालुका जी। और उसमें सिनोल गांव, और गांव में छोटा सा स्कूल था। हाई स्कूल एजुकेशन भी अच्छा था जी। वहाँ पर। पिताजी स्कूल में टीचर थे, हायर सेकेंडरी टीचर थे। जी। तो पढ़ाई तो ठीक से चलती थी, लेकिन पिताजी का ज़्यादातर फोकस रहता था संस्कार देने में, लोगों से कैसा व्यवहार करना, वो सब इनके पास से बहुत अच्छा सीखने को मिलता था। और गांव में एक चीज़ थी कि कोई भी त्यौहार आता था जी। तो त्यौहार में जो भी मतलब डेकोरेशन वगैरह कुछ भी करना हो तो मेरे पिताजी वो काम संभालते थे। वो मंदिर का हो या कोई भी उत्सव मनाने का हो या कोई भी हो, तो उसका इवेंट वो करते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि अंकुर को वही मिला है? हाँ, वही संस्कार में क्या वही बात आया है। क्या बात है। और वही संस्कार, पिताजी का संस्कार लेके मैं जब बड़ौदा में मैं 78 में आया, 78 में पॉलीटेक्निक में पेट्रोकेमिकल किया और पढ़ाई करके तुरंत 82 में जी। वो आईपीसीएल में सबको मतलब अपॉइंट कर लिया, पूरे क्लास को। तो 82 से मैं आईपीसीएल में जॉब करता हूँ जी। अब रिलायंस हो गया। अब रिलायंस हो गया। तो उसके बाद मैं जब टाउनशिप में रहने गया तो टाउनशिप में भी मैं क्रिएटिव मेंबर के तौर पे जी क्लब में चुनाव लड़ा। ओके। और चुनाव जीता और बहुत सारी प्रवृत्तियां मैंने की। वहाँ भी इवेंट मैनेजमेंट आया था? इवेंट मैनेजमेंट ही, वहाँ पर भी इवेंट मैनेजमेंट चलता था। जी जी जी। तो मेरा ही संस्कार मेरे लड़के में आया। मैंने बहुत कोशिश की उसको डॉक्टर बनाने की, इंजीनियर बनाने की, और MHRM में भी मैंने बहुत प्रयत्न किया जी। लेकिन वो थोड़ा स्टडी करता था, कुछ न कुछ, मतलब उसको वांचन का बहुत शौक था। जी। तो उसने कहीं पढ़ा होगा इवेंट मैनेजमेंट के बारे में। तो उसके दिमाग में वो घुस गया था कि मुझे इवेंट मैनेजमेंट ही करना है। जी। तो मैंने उसकी जिद पूरी की और आज मुझे ऐसा लगता है कि उसके कहने पर जो भी मैंने किया, आज मैं बहुत खुश हूँ और उसके फील्ड में वो बहुत आगे है। दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट में मुझे आपकी बातों में लगी कि एक तो बेटा जो चाहता था
जो अक्सर ऐसा कम नज़र आता है हर जगह पर समाज में कि आप यही करो, आप इसी फील्ड में जाओ, यही अच्छा है। मगर बच्चों को पूछ के कि बच्चा क्या चाहता है वो करने दिया गौर साहब ने अंकुर को, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात कि संस्कार और प्रवृत्ति घर में जो बच्चा देखता है वो ही करता है। ये एक बहुत आम बात है, मगर शायद लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जो पढ़ के आएगा, वो जो सीखेगा वही करेगा। मगर ऐसा नहीं होता। घर में जो बचपन से देखा है वही बच्चा सीखता है, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो प्रवृत्ति हो, कुछ भी हो, बात वहीं से आती है। इसीलिए संस्कार दिए नहीं जाते हैं, सिर्फ बच्चा देख देख कर ही सारा संस्कार ले लेता है, और यही हुआ है। मोक्षित गाना सुन ले, फिर संजय जी से बात करेंगे। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और यही नाता पिताजी का और बच्चे का जो होता है वो बहुत अलग होता है। पिताजी हमेशा बच्चे को दुनिया से कैसे पेश आना है, दुनिया में जाकर आप क्या करोगे, दुनिया में किस तरह के लोग होते हैं, ये सारी बातें पिताजी ही बताते हैं। यानी दुनिया से लड़ना, दुनिया को समझना और इस दुनिया में सरवाइव होना पिताजी ही सिखाते हैं। माँ की भूमिका बहुत अलग होती है, पिताजी की भूमिका बहुत अलग होती है। और आज ऐसे ही पिताजी ने जो भूमिका निभाई है, ऐसे पिताजी को हमने स्टूडियो में बुलाया। बेटा खेलता है क्रिकेट और बेटी साइकेट्रिस्ट। Yes. ये बिल्कुल अलग दिशा। हाँ, तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि दोनों बच्चों को एक ही फील्ड में जाना चाहिए, बेटा भी ऐसा ही कुछ नहीं। बने, वो भी डॉक्टर बने? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा। मैंने शुरू से ही बच्चों को, यानी उनको मैंने बोला कि आप लाइफ में 3D लो, मैं आपको 2P दूंगा। 3Ds मतलब डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। ये आप जो भी करना चाहो वो करो, और इसके साथ करो। मैं आपको 2P यानी प्रोटेक्टर और प्रोवाइड। क्या बात है। प्रोटेक्टर तो जैसे, और जीवन में जो सही बेसिक मूल्य है, जो भी करो पॉजिटिव एटीट्यूड से, और अपनी क्षमता और अपने जो वीक पॉइंट्स है या तो और शक्ति है, उस हिसाब से आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ो। पढ़ाई में दोनों भी बच्चे एकदम अव्वल नंबर पे आते थे। जो बड़ी स्मृति जो लड़की है वो बड़ी थी 3 साल इससे, और लड़का जैसे हमारे ब्लड में ही, जब मैं छोटा था तब से मुझे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था। योगानुयोग कह सकते हैं, या कि जैसे क्रिकेट में जैसे मैं 10-12 साल का था जी। तो आपके पिताजी लोक सत्ता में एडी व्यास था तब, तो वो कॉलम लिखा करते थे बाउंड्री बाहर ऐसा। जी। तो मैं उसमें कॉलम वगैरह पढ़ता था। मेरे पिताजी को भी क्रिकेट का शौक था, तो क्रिकेट जैसे हमारे ब्लड में था। ओह। तो
नेचुरली मेरे लड़के में भी क्रिकेट के गुण जो जब डीएनए में ही मिल गया। डीएनए में ही मिल गया। तो जब वो छोटा 6-7 साल का था तब से ही क्रिकेट में, यानी वो क्रिकेट के स्कोर भी प्रेडिक्ट किए कि भाई अभी 30 ओवर में इतने हुए हैं तो 50 ओवर में इतने, जब वो अभी पहले स्टैंडर्ड पे था तो उसका लगाव उस वक्त क्रिकेट में, तो वो देख के हमने उसे किरण मोरे क्रिकेट एकेडमी में उसको भेजा। तो जब से वो उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, बड़ौदा अंडर 14 खेला, बड़ौदा अंडर 15 खेला, ऐसा कर करके वो आज बड़ौदा के रणजी टीम में है। और लड़की इसका भी पढ़ाई में बहुत आगे ही था, पर उसको क्रिकेट की वजह से उतना मौका नहीं मिल रहा था। पर हमने वही सोचा जैसे पहले कि भाई आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में बस लगन से करो, सफलता आपको चूमेगी। लड़की का पढ़ाई में था तो लड़की वो पढ़ाई में आगे आगे बढ़ के उसने बड़ौदा में उस वक्त 93 समथिंग परसेंटेज आए, फिर MBBS में एडमिशन मिला। और उसको पहले से ही यानी डॉक्टर जो बेसिक मूल्य उसको दिए थे कि मुझे पैसा कमाना ये नहीं, लेकिन जो पेशेंट है उससे 1-to-1 बातचीत या तो उससे एकात्मता रख सकूं, ऐसा कुछ हो। तो उसने फिर बहुत लोगों ने वो MD तो उसने साइकेट्रिस्ट की जैसी कि जिसकी वजह से मैं लोगों से मिल सकूं और उसका समझ सकूं, उनके दिलों को समझ सकूं और उनके जीवन को कुछ सुधार सकूं। तो उसने साइकेट्री फील्ड सिलेक्ट किया और वो अभी MD साइकेट्रिस्ट है बॉम्बे में। वो प्राइवेट अपना खुद का कंसल्टेंसी है, कुछ NGOs में अपनी सेवा देती है और इस प्रकार से जो बच्चों को करना है वो करने देने की जो चाहत है वो आज बहुत सारे परिवार में नज़र आती हैं। एक समय था जब इसकी अवेयरनेस के लिए बहुत कुछ कहना पड़ता था, करना पड़ता था। आज भी खैर कई ऐसे परिवार हैं जहां ये बातें नज़र नहीं आती हैं। तो आज जो ये इतने सारे पिताजी बैठे हैं और बता रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को वही करने दिया जो वो चाहते थे। सतीश चंद्र अग्रवाल से बात करेंगे। नमस्ते। आपने जो बेटे के लिए सपना देखा है कि वो CA बने, आपके पिताजी के साथ में आपका कैसा रिश्ता रहा, क्या सपोर्ट रहा आपके जीवन में, आप कैसे आगे बढ़े आप? हम लोग मूल राजस्थान के रहने वाले हैं और यहाँ पे बड़ौदा में 96 में आए थे। मेरे पिताजी को एक्सपायर हुए लगभग 10-11 साल हो गए और जब हम यहाँ पे आए थे तब थोड़ी हमारी आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। और हम एक राजस्थान में जयपुर है, जयपुर के पास सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक गंगापुर सिटी है तालुका, उसके पास में एक छोटा सा गाँव था, उसमें रहा करते थे। लेकिन हालात थोड़े पारिवारिक अच्छे नहीं थे, तो समय के चलते हुए 96 में बड़ौदा आ गए थे। और मैं जब 96 में बड़ौदा आया था तब मैं 12th क्लास में पढ़ता था। मेरा आगे पढ़ने का एक अरमान था, पर मेरे पिताजी के, हम 5 बहन भाई थे और पिताजी ने सबसे ज़्यादा मुझे पढ़ाया था। हमारे घर में कोई मेरे बराबर नहीं पढ़ा था। तो उस समय मैं सौभाग्यशाली मानता था अपने आप को कि 12th तक पढ़ा और कॉलेज जाने का सपना था। लेकिन थोड़ा नसीब की पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से बड़ौदा शिफ्ट होना पड़ा और यहाँ पर धंधे में शिफ्ट हो गए और मेरा कॉलेज जाने का सपना रह गया। मेरी इच्छा थी कि मैं भी कॉलेज में जाऊंगा। 12वीं क्लास पास होने के बाद मेरे को उम्मीद जग गई थी कि अब कॉलेज की सीढ़ी है और वो मैं चढ़ूंगा, लेकिन वो मैं नहीं चढ़ पाया। पर तभी से मेरे मन में ये था कि कोई बात नहीं, मैं नहीं पढ़ पाया पर मेरे बच्चे, भगवान करे कि वो कॉलेज तक ज़रूर जाए। और मेरा बड़ा लड़का जब 10th क्लास में आया था तब उसका 57% नंबर आए थे। तब मुझे वो आशा धूमिल होती नज़र आई कि शायद मेरा बेटा भी ये सपना पूरा नहीं कर पाएगा, कॉलेज की सीढ़ी तक मुश्किल है, 12वीं पास होना भी इस हालात में। फिर मैंने मेरे बेटे को समझाया कि बेटा मैं तो नहीं पढ़ पाया परिस्थिति की वजह से, पारिवारिक परिस्थिति भले आज भी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं तन तोड़ के मेहनत करूँगा और तुम चाहे तुम्हें जो भी ज़रूरत हो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी करूँगा, पर तुम इस मुकाम पर ज़रूर पहुँचो। उसको भी लगा और उसमें एक प्लस पॉइंट ये मिला कि मेरे बड़े भाई के 2 बेटे हैं
एक सीए बन चुका है जो अभी आज लगभग 1 महीने पहले ही बॉम्बे सर्विस लगा है, और दूसरा बेटा सीए कर रहा है। हम 3 भाई है। पारिवारिक परिस्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से तीनों भाई यही काम करते हैं? जी, हम 5 बहन भाई है टोटल, पांचों बड़ौदा में ही रहते हैं। एक भाई हरिनगर इस्कॉन मंदिर के सामने भाड़े की दुकान है अगरबत्ती की, वो चलाते हैं। दूसरे भाई अपने गौत्री पे सरकारी स्कूल के सामने छोटा सा चप्पल का भाड़े का केबिन है, वो चलाते हैं। और मैं रणछोड़ जी मंदिर के सामने चप्पल की छोटी सी लारी चलाता हूँ। पर मैं अपने आप को नसीब वाला मानता हूँ कि मैंने हार नहीं मानी। परिस्थिति थोड़ी विषम रही, लेकिन मैंने बच्चों को यही समझाया कि भले मैं अपने लिए कर कसर करूँगा, लेकिन तुम्हें जो चाहिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें पीछे नहीं हटने दूँगा। और मेरे भाई का लड़का सीए बना, तब मुझे एक प्लस पॉइंट हुआ कि जब मेरे भाई का लड़का बन सकता है तो मेरा क्यों नहीं। हालांकि मैंने मेरे बच्चों को कभी फोर्स नहीं करा कि तुम्हें सीए बनना है, नहीं, मैंने पढ़ना मैंने उनको ये बोला तुम्हें तुम्हारी मेहनत करनी है। अगर तुम फेल भी हो जाओगे तो मैं कभी तुम्हें टोकूंगा नहीं कि फेल क्यों हुए, कोशिश तुम्हें करना है, बनना नहीं बनना वो सब बात की बातें हैं। बच्चों को मैंने आज तक कभी ये फोर्स नहीं करा कि सीए बनना, डॉक्टर बनना, चपरासी बनना। जो जैसी कोशिश करोगे समय पे जो होना होगा वो होगा। अपनी तरफ से तुम कोशिश करते रहना, कोशिश में पीछे मत हटना, समय पे जो होगा वो अपन को मंजूर होगा। और मेरे बच्चे ने 11वीं क्लास से थोड़ा रुख बदला और उसने मेहनत करना शुरू करा, और 11वीं में वो क्लास में फर्स्ट आया था। थोड़ा कोरोना काल था, ऑनलाइन पढ़ता था, थोड़ा डिस्टर्ब था, लेकिन फिर भी मुझे आशा की एक किरण नज़र आई कि शायद मेरा सपना पूरा होगा। मुझे सीए का तो मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे सिर्फ कॉलेज की सीढ़ी चढ़ाने का एक सपना था बच्चों को कि कम से कम मेरे बच्चे कॉलेज जा सके। मैं नहीं जा सका तो बच्चे तो कम से कम जा सके। और 12वीं में जो रिजल्ट आया वो तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि उसने तो मुझे भी चौंका दिया कि 95.13 विद्या मंदिर गौती रोड का वो आज टॉपर है, 1 नंबर। तो मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात। एक्चुअली ऐसा है कि आपके सपने को पूरा करने की अब उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है जी, है ना। अब वो ऐसा सोचेगा कि मुझे कैसे भी करके मेरे पिताजी की उम्मीद पर खरा उतरना है, और वो खरा उतरेगा। और एक बात के आज भी मैं उसे 2 जगह मिलाने ले गया था, जो हमारे एक टैक्स कंसल्ट है उनसे भी मैंने मिलाया। तो उन्होंने मुझे साफ कहा कि सतीश भाई, उन्होंने बताया भी था कि सीए का कोर्स थोड़ा टफ है, सीए इतना आसान भी नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने मुझसे कहा कि सतीश भाई इसको एक बार सीए ही करना होगा, क्योंकि इसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि ये किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। फिर उन्होंने मुझे यही सलाह दी कि सतीश भाई 2 साल आप ट्राई करिए, फिर भले कदाच नहीं कुछ होता आगे चेंज करेंगे, वो बात की बात है, लेकिन इसकी बॉडी लैंग्वेज साफ कह रही है कि ये अब किसी भी कीमत पर अभी सीए की लाइन में ही जाएगा, और किसी कीमत पर ये दूसरा कोई कोर्स करने के लिए तैयार नहीं है। और लगता है कि ये रुकेगा नहीं, ये सीए बन के रहेगा। आगे अब समय बताएगा कि बाकी मुझे भी उम्मीद है कि बेटा सीए ज़रूर बनेगा, और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि जितना संभव होगा उसको। मैं फोर्स नहीं करता तुझे सीए बनना, जो जिस लाइन में तुझे जाना है जा, लेकिन बस मेहनत करते रहना है और अपना एक गोल नक्की कि भाई जिस लाइन में अपने को जिस क्षेत्र में जाना है उस बस आगे पीछे मुड़कर नहीं देखना, उसमें आगे चलते ही रहना है, चलते ही रहना है जी। और एक बहुत ही सुंदर शेर किसी ने लिखा है, जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करते, मैंने पापा से अमीर इंसान इस दुनिया में कहीं नहीं देखा। और ये बहुत अमीर है। मैं तो ये कहूँगी कि दुनिया का हर पापा बहुत अमीर होता है। हम सब दुआ करेंगे सतीश भाई, आपका बेटा सीए जरूर बनेगा। बस ईश्वर से वही प्रार्थना है कि उसकी मेहनत रंग लाए ये बिल्कुल। और आज जब हम सब फादर्स डे मना रहे हैं, घर पे जितना भी आपने जश्न किया हो, एक प्रेयर जरूर करना। ऐसे जो फादर हैं, उनकी जो उम्मीद है, उनके जो सपने हैं, उनका बेटा उनकी बेटी पूरे करें, उसके लिए प्रेयर जरूर करना। क्योंकि एक फादर ही ऐसा होता है जो घर में चूल्हा जले उसके लिए भी वही कोशिश करता है, बच्चे के खिलौने आए उसकी भी वही एक कोशिश करता है, बच्चों की किताबें आए वो सिर्फ एक पिता ही कोशिश करता है।
और बच्चा जीवन भर खुश रहे, सुखी रहे, उसकी कामना भी सिर्फ पिताजी करता है। माँ की भूमिका, मैं बार बार यही कह रही हूँ, माँ की भूमिका बहुत अहमियत रखती है हमारी ज़िंदगी में। पिताजी की भूमिका बहुत अलग होती है और बहुत चुपचाप होती है। वो कभी बोलते नहीं हैं, चुपचाप बहुत कुछ सहते हैं, बिना कहे बहुत कुछ करते हैं। खैर, माहौल बहुत थोड़ा सा गंभीर सा हो गया है। मोक्षित कुछ सुना दीजिए जिसमें थोड़ी सी थोड़ा अलग सा माहौल हो जाए। एक्चुअली अभी मैं भी बहुत इमोशनल हो गया हूँ जी। मेरी वजह से सबको भावुक होना नहीं पड़ा। नहीं, नहीं, अच्छा नहीं। वो तो अच्छा है ना, उसमें क्या है? आपकी और आपने बहुत ही बातें, अच्छी तरह से हाँ। बात की आपने। आपकी बातें हर घर तक पहुंचनी चाहिए, चाहिए। हर दिल को छूनी चाहिए, क्योंकि आपके जैसे बहुत से पिताजी हैं हाँ। जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बड़े बड़े सपने देखते हैं, और उस सपनों को पूरा करने के लिए आप मेहनत करते हैं और हम सब मिलकर उसके लिए कामना करेंगे, प्रेयर करेंगे। तो आपकी मेहनत और हमारी प्रेयर दोनों साथ मिलेगी तो सपने पूरे होंगे। आपको देख के कोई हारेगा नहीं। नहीं नहीं, मैं तो हर किसी को यही कहना चाहूँगा, हिम्मत, भले सफलता विफलताएं जीवन पर बस हिम्मत कोशिश करते रहें। हिम्मत। और मेरे 3 बेटे हैं, तीनों ही कोशिश करने में नंबर 1 है। अच्छा, इतने अच्छे पिताजी हैं हाँ। जो बहुत मोटिवेट करते हैं। आपकी भाषा ही इतनी जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर को हम सुने हाँ। वैसा आप बात कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश बोला जाए, ज़रूरी नहीं है कि भारी भरकम शब्दों को इस्तेमाल किया जाए, सिर्फ दिल से निकलते शब्द हर दिल तक पहुंचते हैं, और आपकी वही बातें हर एक दिल को छुएगी आज। मोक्षित, क्या सुना रहे हो? एक्चुअली मैंने कुछ और सोचा था जी। अभी सुनाने का, जी। बट इनकी बातें सुन के मुझे एक फादर्स पे सिचुएटेड गाना नहीं है, जी। बट ये स्टोरी को लेके जो मेरे दिमाग में एक गाना आ रहा है, वो ये गाना आ रहा है कि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। प्लीज सुनाइए, बहुत बढ़िया। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहें, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहें, अपनी आँखों में आशाओं में दीप जलाते रहें, आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ला 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 ला। वाव, बहुत अप्रोप्रिएट गाना सिलेक्ट किया मोक्षित। सतीश भाई की बातों में वो इतना ज़्यादा सशक्त मैसेज लग रहा है कि हार नहीं माननी है, और उन्होंने हार नहीं मानी है। और आज जब फादर्स डे पे एक फादर ये संदेश दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई बच्चा हार नहीं मानेगा। कभी हमें ऐसी कोई खबर नहीं दिखानी पड़ेगी कि इस बच्चे ने हार मानकर ये कर दिया, ये घटना हो गई। अगर ऐसे पिताजी हैं, ऐसे बच्चे हैं,
आपस में बात करते रहें, आपस में हर बात को बांटते रहें, तो कभी कोई हारेगा नहीं, कभी कोई झुकेगा नहीं। अभी जो परवरिश में कुछ बदलाव आपको नजर आता है कि पिताजी की भूमिका में कुछ बदलाव आया है? पहले जो अलग, उस जमाने में कुछ अलग बातें थी, आज कुछ अलग है, क्या कहेंगे? बदलाव तो समय के मुताबिक रहता ही है और होना चाहिए। और होना चाहिए जी। तो हम लोग जैसे मतलब हमने जो जिंदगी गुजारी, जी। हम भी चाहते हैं कि हमारे से भी अच्छी जिंदगी हमारे बच्चे गुजारे। जी। तो स्वाभाविक है कि इन वो जो भी कर रहे हैं उनके प्रति हम लोग बहुत मतलब एनकरेज करते हैं इनको जी। कि देखो अपने पास सब कुछ है, आप इतनी उड़ान भरो जितनी उड़ान भरनी है भरो। એ ગુજરાતીમાં અમે કહીએ કે રોટલો છે અને ઓટલો છે આપણી પાસે, जी। તારે જેટલી ઉડાન ભરવી હોય એટલી ભર। એટલે મારો કાયમ આવો જ વાક્ય હોય। जी। तो सबको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जी। कि अपने जो बच्चे हैं जो भी करते हैं, ठीक है, इनके ऊपर नज़र रखिए, वो कहाँ जाता है क्या करता है वो नज़र रखिए, लेकिन उनकी इच्छा के मुताबिक वो जो अपना मतलब डेवलपमेंट करता है तो करने दीजिए, वो अच्छा ही करेगा। जितना विश्वास उसके ऊपर रखोगे जी। उतना भरोसा वो आपको दिलाएगा। वो चीज़ मैंने देखी है उसमें। और अभी कुछ भी है लेकिन वो इतना आगे बढ़ रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ। संजय जी, बदलाव की मैंने बात की। हाँ क्या मानते हैं, कुछ बदलाव नजर आ रहा है आपको? हाँ, जरूर बदलाव नजर आ रहा है। जी। पर अभी जैसे फादर की अभी ज़्यादातर हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है। जी। लेडीज़ भी सर्विस करते हैं जी। और जेंट्स तो पहले से ही करते थे। तो फादर को जो पहले जो भूमिका करते थे भूमि, उससे और उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उनको अभी बच्चों से इमोशनल अटैचमेंट भी ज़्यादा रखना पड़ेगा और उनसे अभी पर्टिकुलरली अभी जैसे डिजिटल वर्ल्ड और इंटरनेट इतना बढ़ गया है, जी। बहुत सी अच्छी बुरी चीज़ें सामने आती है, तो उनसे कंटिन्यूअस संवाद बनाए रखना पड़ेगा और उनको जैसे एज ए फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड, ये तीनों भूमिकाएं वो अपने बच्चों के साथ उनको निभानी पड़ेगी। क्योंकि अभी इतना सब सिचुएशन चेंज हो गया है, तो उस हिसाब से उनको बच्चों की परवरिश करनी पड़ेगी। घर में भी उनको जैसे घर काम में भी बात पहले नहीं करते, सोचते नहीं थे, पर अभी उनको वो सब भी जिम्मेदारी उनको फादर को निभानी पड़ेगी। पिताजी भी रसोई में नजर आते हैं आज। हाँ, तो वो सब सभी यानी उनको सभी प्रकार की जिम्मेदारी अब जो पहले करते थे उससे एडिशनल जिम्मेदारी भी उनको अभी निभानी पड़ेगी। यानी मुझे ऐसा लगता है कि अभी का माहौल कुछ ज्यादा फ्रेंडली हो गया है। हाँ। पहले ऐसा था कि फादर आए हैं तो बच्चा एकदम जैसे दुबक के बैठ गया, ओ पापा आ गए, ऐसा अब वो नहीं रहा है ना, फ्रेंडली माहौल हो गया। पहले अगर कोई भी बात हमें कहनी थी तो हम माँ के जरिए पिताजी को बताते थे। पिताजी को सीधे बताने की ज्यादातर बच्चों में पहले इतनी हिम्मत ही नहीं होती। अभी बच्चे जो भी चीज है वो पिताजी से सीधे डायरेक्ट बात कर सकते हैं किसी भी बारे में, जैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, या तो जीवन साथी चुनना है, या अगर अपने पहले तो अपनी ज्ञाति के ही बच्चों तो कोई भी चीज डिस्कस करने में या बताने में अभी ये जैसे फ्रेंडली माहौल जैसा हो गया है, तो वो बिना झिझक बता सकते हैं। वाया जाना नहीं पड़ता, वाया नहीं जाना पड़ता है। आपको पॉकेट मनी चाहिए तो भी माँ को कहना पड़ता हाँ, था पहले करते भी मम्मा पापा को बोल देना पैसे मुझे चाहिए। डायरेक्ट बात नहीं होती थी। और अब तो ऐसा होता है कि
ऐसा यानी इतना ज्यादा कभी कहीं कहीं तो फ्रेंडली नजर आता है, डेट पे जा रहा हूँ पैसे चाहिए या तो गया है, तो ये एक बहुत अलग सा माहौल है। हाँ, तो जी वो अपने आप को उस चीज में और वो माहौल में अपने आप को ढालना पड़ेगा और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। जी जी। आपने जैसे कहा कि बच्चों को फ्रेंड बनाएं, बिल्कुल ज़रूरी है और होना भी चाहिए, हो भी रहा है। मैं 2 दिन पहले एक साइकेट्रिस्ट का वीडियो देख रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि बच्चों को फ्रेंड ज़रूर बनाएं और फ्रेंडली माहौल क्रिएट करें घर में, मगर वैसा फ्रेंड ना बनाएं कि आप अपने घरेलू जो परेशानियां हैं, अपने फील्ड की जो परेशानियां हैं, अपने जॉब पर कोई परेशानी है, वो बच्चों के साथ में न बांटे, क्योंकि वो इतने सक्षम नहीं है कि वो सारी चीजें वो झेल पाएंगे। तो ऐसी दोस्ती नहीं करनी है कि आप अपनी परेशानियां उनसे शेयर करें, उनको फ्रेंडली माहौल देना है, उस वे में उसे फ्रेंड बनाए। तो ये साइकेट्रिस्ट की बात मुझे बहुत ज्यादा गले उतरी कि ये क्योंकि बच्चा छोटा है, वो इतना सक्षम नहीं है कि ये सारी बातों को ग्रास्प कर पाएगा, वो फिर स्ट्रेस में रहता है। तो फ्रेंडली माहौल बनाने की ज़रूरत है, दोस्त बनाने की ज़रूरत है, मगर जैसे दोस्त के साथ में जो बातें शेयर करते हैं वो बच्चों के साथ में नहीं करनी है। ये एक बहुत बड़ा संदेश उस साइकेट्रिस्ट ने दिया था। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। सतीश भाई, आपको लगता है आपके पिताजी ने जो परवरिश की थी वो माहौल अलग था, आज माहौल अलग है और आगे और अलग होगा? बिल्कुल, उस समय की बातें थोड़ी आपके पिताजी आपसे बात करते थे? आप जैसे अभी बच्चों के साथ करते हैं वैसा? जी करते थे, पर हम डरते बहुत थे पिताजी की वजह से। जब हम घर पे आते थे तो कुछ भी होता था तो पिताजी की वजह से डर लगता था कि पिताजी मारेंगे अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई। और वहाँ राजस्थान का तो माहौल वैसे भी बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, पर अभी ऐसा नहीं रहा है। हाँ। अभी बच्चों को सबसे बड़ा अपने को विश्वास है, तो फिर अपने बच्चों को अपन को उस विश्वास में ढालना पड़ता है। कि पहले क्या था, पहले का माहौल ऐसा था कि बिल्कुल सही कहा आपने, माँ के जरिए कुछ भी बात कहनी होती थी तो माँ के जरिए, डायरेक्ट पापा से बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती थी क्योंकि डर लगता था कि पिताजी मारेंगे। और अभी बच्चों में भी ऐसा एक वो आ गया है कि कुछ भी चाहिए तो वो डायरेक्ट बोल सकते हैं 80%, इतना डर नहीं रहा है। और मैं कहता हूँ कि नहीं रहना चाहिए, अपनी पारिवारिक बातों को छोड़कर बच्चों को शेयर करना चाहिए ताकि बच्चों भी को एक अच्छा मैसेज जाए और उनको, हाँ, गलत कदम नहीं उठाना चाहिए बच्चों को। बाकी बच्चों को ज़रूर माँ बाप से, दोनों से ही सब कुछ अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए और अपनी फ़र्ज़ होती है कि बच्चों को थोड़ा ध्यान रखें कि बच्चा किस रास्ते पर जा रहा है, वो अपनी जवाबदारी में आता है। और वैसे मेरे घर का तो माहौल भी थोड़ा आध्यात्मिक है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि हम छोटी मोटी सेवा भी, जैसे कि छाछ सेवा, शरबत सेवा, पानी की सेवा, टीबी हॉस्पिटल के आसपास, हरिनगर के आसपास हम छोटी मोटी सेवाएं बहुत करते हैं। सतीश भाई, आप खुद इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं? जी, बहुत छोटे पाए पे करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बड़ी खुशी है। आपका बिजनेस ही एकदम छोटे पाए का है। हाँ, कैसे कर पाते हैं? मिलजुल कर करते हैं। हम 5 बहन भाई हैं और मेरे परिवार का ये सौभाग्य रहा कि हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और हम छोटी मोटी सेवाएं, हमको टीबी हॉस्पिटल के आसपास हरिनगर पे हम जब भी पानी के जग लेके पहुंचते हैं तो सब लोग बोले छाछ वाले भाई आ गए, छाछ की सेवा, शरबत की सेवा, पानी की सेवा। हमारे छोटे मोटे वीडियो भी है, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी तो मेरे बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बच्चों को भी उस सेवा का प्रभाव है कि मेरे बच्चे भी सेवा में एक्सपर्ट रहते हैं। जब भी हमारी छाछ की, शरबत की कोई भी सेवा होती है तो मेरे तीनों बच्चे तुरंत साथ में, उनको शर्म नहीं आती है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि कई लोगों को, कई बच्चों को सेवा के नाम पर शर्म लगती है, मैं ऐसा पर्सनल, हाँ, मेरा मानता है, ये हमारा काम नहीं है, ये हाँ, सोच जी, है। मैं ऐसा मानता हूँ कि सेवा में जितना मुझे लगता है कि चोरी करना बुरा काम है, छोटा काम या सेवा भले ही छोटे, आज छोटे से सेवा कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरे बच्चों को अगर ऐसे संस्कार दिए हैं और कल अगर आर्थिक परिस्थिति अच्छी होगी तो वो सेवा का बड़ा रूप भी दे पाएंगे। मोबाइल में बिजी रहे, इससे बेहतर है कि ये कुछ करते रहे। मैं मतलब तो छोटी मोटी हम सेवा करते हैं, उसका भी मुझे आनंद होता है। जिस दिन हम सेवा करके आते हैं उस दिन एक
गर्व महसूस होता है। भले ही परिस्थितियाँ थोड़ी विपरीत होती है, फिर पैसा भी कई दूसरे लोग हमारे साधक परिवार के सपोर्ट कर देते हैं, 1000 रुपये खर्चा होता है तो मैं पैसे 80% नहीं मिला पाता हूँ क्योंकि मेरी इतनी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन 1000 में 900 रुपये दूसरे मिला देते, 100 मैं मिलाता हूँ। पर मुझे एक आनंद रहता है कि 100 तो 100, लेकिन कम से कम सेवा के नाम पे 100, 50, 500 आदमी को उसका फ़ायदा मिला। और मेरी एक भावना होती है कि मैं खास करके सेवा इसलिए करता हूँ कि मैं करता हूँ तो वो नज़रिया 100, 200, 500 लोग देखे, और मैं हमारा जो ग्रुप है अग्रवालों का ये वो, उसमें वो फ़ोटोज़ भी शेयर कर देता हूँ और नीचे लिख देता हूँ जो मुझे लगता है, वो सही हो या गलत मैं नहीं जानता, कि आपको अगर ये सेवा अच्छी लगती है तो आप भी ऐसा करें। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद मोटिवेट कर, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि 100 जन देखेंगे तो 100 में 10, 10 नहीं तो 1, अगर एक भी इस थ्योरी को आगे ले जाएगा तो ये सिलसिला चालू रहे। बहुत ही अच्छा। सतीश भाई की बातें सिर्फ मोटिवेशनल नहीं है, उनकी कार्य प्रणाली भी मोटिवेशनल है। क्या बात है सतीश भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को यही संस्कार की ज़रूरत होती है, और जो घर में देखा है वही बच्चा करता है, जो पिताजी करते हैं वही बच्चा करता है। और एक बात और मैं कि मेरा एक छोटा लड़का है जो उसका जन्म अपने टीबी हॉस्पिटल में सरकारी में हुआ था, पर उसका डेट ऑफ बर्थ जो है ना 11 तारीख को 11:11 पे 2011 में हुआ था। यानी उसका सारा कुछ 11-11-11 है। तो उसका दिव्य भास्कर के मेन पृष्ठ पर छपा था 11:11 पे हुआ था। तो मतलब मेरे छोटे बेटे का पेपर में इस तरह नाम आ गया, तब उसकी मम्मी का भी साथ में आया था। तब मेरे दूसरे 2 बेटे और थे, तो मेरा बीच वाला जो लड़का है वो पढ़ने में थोड़ा ठीक है, उसका क्लास में मतलब तो मुझे एक उम्मीद थी कि ये लगभग पेपर में नाम ले आएगा। तब वो बोलते थे कि घर में पापा का मतलब मम्मी का नाम आ गया, छोटे बेटे का आ गया और बीच वाले का आ जाएगा। मैं बोला भाई तुम दोनों तीनों का आ जाए अपने लिए वही बड़ी बात है, अपने ऐसा इतने आप तो साक्षात टीवी पर आ गए। मतलब मेरे लिए फिर लड़कों ने इस बार आपका बीएनए में सभी पेपर चैनलों पे काफी कुछ दिखाया, तो पूरा परिवार का ही। और मेरे बच्चों को एक बड़ी मन में होती थी कि हमारा भी टीवी पे पेपर में नाम आए। मैं बोला बेटा अपनी इतनी कोई बड़े आदमी नहीं है, लेकिन बच्चों ने ऐसा रंग पढ़ाई में लगाया कि पूरा परिवार टीवी चैनल और पेपरों में एक दिन के लिए छा गया। क्या बात है, इससे प्रेरणा मिलती है ना। हाँ जी। जरूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड वॉच पहने, मर्सिडीज में घूमे, BMW में घूमे। खुश होने के तरीके हमारे दिल में बसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ब्रांडेड चीज आपको खुश नहीं कर सकती जब तक आपका दिल खुश नहीं है। बिल्कुल। हजारों चीजें आपके आंगन में पड़ी हो, मगर आपका दिल दुखी है तो वो चीजें बिल्कुल बेजान हैं। इस बात पे मैं भी मतलब मैंने एक व्हाट्सएप पर वीडियो देखा था कि एक पति अपनी पत्नी को साइकिल पे ले जा रहा है और वो इतना खुश है कि मत पूछो, और दूसरा स्कूटर पर ले जा रहा है, तीसरा कार में ले जा रहा है, लेकिन कार वाला जिस कार में ले जा रहा है उससे सुखी नहीं है। वो कह रहा BMW होती तो शायद मज़ा आता, और जो स्कूटर पर ले जा रहा है वो सोच रहा है कि मेरे पास कार होती तो मज़ा आता। पर साइकिल वाला अपनी मस्ती में मस्त है कि चलो आज की सबसे अच्छी सवारी है। तो मैं भी मेरा भी यही मानना है कि ईश्वर ने जहाँ भी अपने को जिस आगे के लिए कोशिश करिए, मैं जरूर कहूँगा कि अपन की जितनी हैसियत है उससे आगे बढ़िए, लेकिन ईश्वर ने जिस समय जिस हालात पे रखे हैं उसमें खुश रहकर आगे बढ़िए, ना कि दूसरे की आजू बाजू वाले की उसके पास कार है, काश ठीक है आप कार के लिए कोशिश करिए, बाजू वाले के पास है भगवान ने उसको दिए, ठीक है हम भी कोशिश करें कल हमारे पास हो, है उस नहीं है उसके लिए कोशिश करें, है उसके लिए हम किसी से ईर्ष्या ना करें, जो दिया है उसमें संतोष करें और हंसते हुए जीवन को बिताए। बिल्कुल बिल्कुल। बस ऐसा ये सतीश भाई को सुनते जाए ऐसा लग रहा है ना, आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा होगा। सतीश भाई बातें बड़ी अच्छी करते हैं। आपने जो बात कही ईर्ष्या न करें, उसके साथ में एक बात और जुड़ जाती है कि आप जिस पर भी सवारी कर रहे हैं, साइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो, बहुत महंगी कार हो, आप जिसमें भी बैठे हैं उसमें आपको आपसे नीचे कोई है उसके लिए सिर्फ दुआ करें कि उसे भी ये मिल जाए, उसे भी उसकी मेहनत का फल उसे मिले, जो मेहनत करता है, मशक्कत करता है उसका उसको फल मिले। बस
इसमें भी खुश होने का बहुत बड़ा तरीका ऊपर वाले ने दिया है और यही कोशिश करनी चाहिए जी। मोक्षित कुछ सुन ले, अब क्या सुनाओगे? तो इन्होंने जैसे बताया कि जिंदगी से कभी नाराज नहीं होना है, जी। तो ये वाला गाना एक्चुअली उसी के ऊपर है कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। नाखुश हैरान नहीं होना है, बिल्कुल सही है। हो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, कर्ज उतारने होंगे, I'm sorry। कोई बात नहीं। मैं देख के गाऊं तो हाँ, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छा है, जितना रीटेक करो तो दोबारा सुनने मिलेगा। अब इसको आप टेस्ट करें। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं तो कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदगी से नाराज वैसे भी कभी नहीं हो सकते अगर इस तरह से पिताजी का सपोर्ट हर बच्चे को मिलता रहे। आखिर में आप सब क्या कहोगे, क्या संदेश दोगे आज के जो सारे नई पीढ़ी के पिताजी हैं, उनको क्या कहोगे, क्या कहेंगे गौर साहब? जितना हो सके थोड़ा नज़रिया ऐसे रखेगा बच्चा जी। या इनके जो भी लड़के लड़कियां हैं कि पिताजी ने इतना कुछ किया है हमारे लिए, तो कैसे पिताजी खुश रहे और पिताजी को की हर ख्वाहिश हम कैसे पूरा कर सके, वो बच्चों को ध्यान देना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं सब बच्चों को ऐसी शुभेच्छा भी देता हूँ कि जो भी समय आप पिता के साथ मतलब इतना फ्रैंकली निकाले
कि आपका डेवलपमेंट हो और सब खुश रहे, परिवार भी हरा भरा रहे, और सबको मेरी शुभकामनाएं। संजय जी क्या कहेंगे? बच्चों को पूरा फ्री माहौल दीजिए और उससे संवाद भी बनाए रखिए, ताकि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो हम जान सके और उनको सभी बातों में प्रोत्साहित करें और उसमें अपना योगदान देते रहे। सतीश भाई क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि फादर्स डे पर अपने परिवार में बच्चे अपने पिताजी के रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चले, क्योंकि एक बहुत अजीब सी बात है कि पिता का जो रोल है वो नज़र किसी को नहीं आता है, माँ का रोल थोड़ा नज़र आता है। बाकी घर पे पिताजी एसी लगाते हैं अपने बच्चों को और अपनी पत्नी बच्चों की माँ के लिए, लेकिन खुद बेचारे धूप में काम करते हैं, तो वो नज़रिया बच्चों को भी, माँ का रोल होता है। मैं ये नहीं कहता कि माँ का रोल नहीं होता है, माँ का सबसे बड़ा रोल होता है, लेकिन माँ का रोल दिखाई देता है और पिता का रोल दिखाई नहीं देता है। जिस घर में एसी लगा होता है शायद ही वो पिताजी उसकी हवा, उसकी ठंडक में वो बैठते कभी कभी पाते हैं, तो पिता का रोल इनडायरेक्टली दिखता कम है लेकिन होता बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने पिता को भी समझे और बच्चों को भी फर्ज है कि अपने माँ बाप का अच्छे सेवा संस्कार से आगे बढ़े और ख्याल रखें। मैं एक बार और ऐड करना चाहूँगा कि मैं वीएनएम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ज़्यादातर माता के रोल को बहुत सराहा गया है, हाईलाइट किया गया है। पिता का रोल साइलेंट है, उसको भी आपने क्या क्या पिता के रोल होते हैं उसको आपने इस माध्यम, आपके माध्यम से जरिए हाईलाइट किया है, तो लोगों को भी महसूस होगा कि पिता जो साइलेंट वर्कर है तो उसको भी आपने एक जगह दी है। इसके लिए मैं वीएनएम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मोक्षित क्या सुनाओगे आखिर में, कोई बढ़िया सा एक धुन? ये गाना है तारे ज़मीन मूवी, और उसका जो बहुत फेमस हुआ है मेरी माँ। उसमें एक अंतरा है जिसमें पापा को डिस्क्राइब किया है। उसकी लाइनें ऐसी है कुछ, जब भी कभी पापा मुझे जोर जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यहीं तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं पर मैं सहम जाता हूँ, मैं चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ। तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता मेरी माँ। क्या बात है। पिता हमेशा नीम के पेड़ की तरह होते हैं, पत्ते कड़वे जरूर होते हैं मगर हवा बड़ी ठंडी देते हैं। पिता की डांट कड़वी जरूर लगती है मगर ताउम्र काम कर जाती है। इसीलिए पिता की डांट को कभी नज़रअंदाज ना करें और कभी भी नाराज भी ना हो। पिता जो सिखाते हैं वो जिंदगी में इतना ज़्यादा काम आता है। पिताजी की हर बात को मानो और पिताजी की हर बात को गौर करने की ज़रूरत होती है। आज का ये ख़ास संदेश आप सबके लिए। एक बार फिर आप सबको फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मोक्षित, आपने तो 4 चांद लगा दिए आपके गानों ने। संगीत वैसे भी हर जगह बहुत खुशियाँ फैलाता है।
हर मायूसी से बाहर निकालता है और हर काम में, हर प्रसंग में संगीत ही ऐसा होता है जहाँ पर हर माहौल को थोड़ा सा, जैसे अभी थोड़ा सा सीरियस माहौल हो गया था, मोक्षित ने उसे और आसान कर दिया। वीएनएम टीवी के साथ बने रहें ऐसी खास चर्चा और खबरों के लिए वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह वीएनएम की खबरें आप देख सकते हैं। वीएनएम टीवी का वेबसाइट है जहां आप खबरें पढ़ सकते हैं। वीएनएम टीवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब दिन भर खबरों के साथ हम आप तक पहुंचते हैं, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, डेली हंट पर। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।